नमस्ते दोस्तों। पहली बात धन्यवाद आप सभी का मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए कि मैं आप तक 24 एपिसोड ला पाया और भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी कड़ी में और कैरियर पॉडकास्ट की कड़ी में आज मेरा मिलना हुआ है एक ऐसे शख्सियत से जिस इंडस्ट्री के बारे में आप अभी काफ़ी सुन रहे हैं। गवर्नमेंट भी इसको बहुत सपोर्ट कर रही है और हर स्टेट में, नॉट ओनली इन राजस्थान, ऑल ओवर इंडिया भी आप इस सेक्टर के बारे में जान रहे हैं। तो मैं खुद से ना बोल करके मैं गीत सर से चाहूँगा कि सर मैं एक हिंट दे देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एमएसएमई इंडस्ट्री की। तो सर मैं चाहूँगा कि आपका अनुभव और आपका पूरा जो ये सेक्टर है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर, और आप कितने सालों से इससे जुड़े हुए हैं। सभी को नमस्कार। सुलभ जी, विशेष रूप से आपको नमस्कार। और मैं गीत गोस्वामी, वर्तमान में मैं रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से हूँ। इससे पहले मैंने भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के अधीन केवीआईसी में डायरेक्टर का कार्य भी किया और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम डीजीएम के पद पर भी मैं रहा हूँ। और जहाँ तक अभी आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग एमएसएमई और इंडस्ट्रीज से संबंधित कार्य करते रहे हैं और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करता रहा हूं। और मुझे लगभग 38 वर्ष राज्य सेवा में मैंने सेवा दी है। और मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड ये रहा कि मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग किया और राजस्थान में मेरा प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। और 1987 में जब हमारी कास्ट में किसी को भी इस तरह का पुरस्कार नहीं मिला था, तो मुझे महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन भामाशाह अवार्ड से भी नवाजा गया वेरी था। नाइस सर। और इसी कड़ी में मैंने फिर एमबीए और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग वगैरह किया। और हम आज अपनी चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले अगर आपका अनुमति हो तो मैं एक श्लोक पढ़ के बिल्कुल बताना सर। चाहता हूं जो कि एक प्रेरणा भी देगा। बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम। उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि त मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात सोते हुए सिंह के मुंह में मृग कभी नहीं आता। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। तो हम उद्यमी, और हमारे मारवाड़ी में उद्यमी जिसको बोलते हैं ना, तो उद्यम और उद्योग से संबंधित आज चर्चा करेंगे। और हमारी जो चर्चा का रहेगा मेन फोकस एमएसएमई पर रहेगा। तो ग्रेट अब आप बढ़ें आगे। सर। तो गीत सर, जैसे आपने दो वर्ड यूज करे, एक तो मैं एमएसएमई समझ में आ रहा है जो कि शायद एक मोटा मोटा टर्मिनोलॉजी है ये इंडस्ट्री से रिलेटेड, और एक आपने अपना बताया टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल अपने आप में, और जयपुर में तो हम जानते हैं कि राजस्थान में, और नहीं केवल राजस्थान, हिंदुस्तान भर में, जैसे मैं जिस एरिया से आता हूँ, आप जिस एरिया से, सांगानेरी प्रिंट और भी कई अलग अलग, राजस्थान के जयपुर के अंदर भी कई कलाएं हैं जो टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं। तो उस इंडस्ट्री को और एमएसएमई, क्या ये दोनों एक हैं या दो अलग अलग पहलू हैं सर? देखिए, तो मुझे इसलिए पूछ रहा हूं सर क्योंकि ये एक हेल्प हो जाएगी दो इंडस्ट्री के बारे में बात करने, और अगर एक ही है तो इसी में अपन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। हाँ, देखिए, उद्योग तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो टेक्सटाइल उद्योग हो, चाहे मोटरसाइकिल का उद्योग हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज अलग अलग तरह की हो सकती है। लेकिन ब्रॉडली हम लोग उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा उद्योग कहते किसे, व्हाट इज इंडस्ट्री। एक ही प्रकार की अगर कोई आर्थिक गतिविधियां करते हैं ग्रुप या कोई एंटरप्रेन्योर, जैसे कि उत्पादन करना है या सेवा प्रदान करना है, सर्विसेज इंडस्ट्री है, और वो सिमिलर एक्टिविटी अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही हैं, तो इट विल बी टर्म्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इंडस्ट्री। ओके। अब आता है उद्योगों को हम वर्गीकृत कैसे करते हैं। जनरली लोग जानते हैं कि बड़ा उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग। तो भारत सरकार ने 2006 में एक एमएसएमई एक्ट आया। ओके। उसके दौरान उद्योगों का वर्गीकरण का आधार रहा कि उनमें प्लांट एंड मशीनरी या टूल्स एंड इक्विपमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट है। तो फिर भारत सरकार ने 2020 में जब आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की गई, तो उसमें उन्होंने टर्नओवर को भी जोड़ दिया। तो आज की तारीख में अगर हम शुरू करें तो एमएसएमई का मतलब ये होता है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज। एम फॉर माइक्रो, एस फॉर स्मॉल, एम फॉर मीडियम और ई फॉर एंटरप्राइज। तो बेसिक जो होता है कि अगर उस उद्योग में उसमें ट्रेडिंग भी आ गया, सर्विस एक्टिविटी भी आ गई और मैन्युफैक्चरिंग भी आ गई, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ रुपए तक का है और उसका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, तो वो कहलाएगा माइक्रो एंटरप्राइज। सिमिलरली अगर स्मॉल इंडस्ट्री है तो उसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक का होगा और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए का, तो वो स्मॉल इंडस्ट्री कहलाएगी। इसके आगे अगर बढ़ते हैं कि
50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर उसका 2.5 करोड़ का है, तो वो कहलाएंगे मीडियम एंटरप्राइज। इससे ऊपर के जितने भी उद्योग होंगे वो कहलाएंगे बृहद उद्योग। तो ये तो एक मोटा मोटा क्लासिफिकेशन हो गया। अब आता है कि उद्योग कैसे हो सकते हैं, किस तरह से हो सकते हैं। तो अब आपका जो प्रश्न होगा वो आप मुझे बताएं कि हम किस पे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उद्योग अगर लगाना है किसी को तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कौन कौन से वेबसाइट्स होती हैं या कैसे क्या किया जाता है। तो आपका तो ये प्रश्न था कि उद्योग होता क्या है, तो ये जी। मैंने आपको बताया। तो अब आप हाँ, इसमें सर जैसे आपने ये बताया, तो मैं जैसे आईटी इंडस्ट्री से भी हूँ, तो अब आपने एक, क्योंकि आप इसमें मैन्युफैक्चरिंग टर्मिनोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, तो आईटी में भी वैसे तो लैपटॉप और ये सिस्टम वगैरह लगाने ही पड़ते हैं, तो एक तरह से तो वो यूनिट तो होता ही है। जी। तो क्या ये आईटी इंडस्ट्री भी इसका पार्ट हो सकती है, या ये केवल हम अगर वैसे देखें मोटे रूप में, या भले ही वो छोटा प्लांट हो या बड़ा, तो जनरली ये जो है वो प्लांट रिलेटेड एक्टिविटीज का पार्ट है, जहाँ पे मशीनरीज या इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा हो जहाँ पे कि ह्यूमन भी है और मशीन भी, और मशीन वो जिससे कि कुछ आउटपुट निकलता है, जैसे चाहे टेक्सटाइल हो गया तो कपड़े, या वो हो गया वुड होगा तो वुड निकल रहा है, तो वो उस तरह की चीजें इसमें आएंगी। या हम जैसे मैं जो एक एग्जांपल लिया कि आईटी इंडस्ट्री को भी अपन इसमें, क्योंकि आपने लास्ट में एंटरप्राइज बोला, तो एंटरप्राइज लेवल पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज आ जाती हैं, तो इसमें थोड़ा सा आप रोशनी डालें सर। देखिए सुलभ जी, इसको दो तरह से बांट सकते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग और एक होता है सर्विस इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, एक रॉ मटेरियल आप इनपुट डालते हैं और आउटकम में एंड प्रोडक्ट निकलता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट जो होता है रॉ मटेरियल इनटू आइटम, एंड प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर आप जैसे आईटी इंडस्ट्री कहते हैं तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें आप मशीनरी नहीं यूज कर रहे हैं, हाँ। उसमें टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। बिल्कुल। हाँ। है ना। और उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो इनटेंजिबल होता है, वो आपको उसको टच नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ये हो गया सर्विस सेंटर। सिमिलरली अगर आप मैन्युफैक्चरिंग है तो वो टेंजिबल प्रोडक्ट आप बनाएंगे। जैसे टेक्सटाइल है, कोई कपड़ा बनाने वाली मिल है, तो उसमें धागा उसका रॉ मटेरियल होगा और एंड प्रोडक्ट हो जाएगा आपका कपड़ा। सिमिलरली अगर सर्विस इंडस्ट्री है, चाहे आईटी इंडस्ट्री है, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, उसको अपने इनपुट्स दे रहे हैं, लेकिन दे क्या रहे हैं, एंड प्रोडक्ट सेवा। सिमिलरली अगर आईटी की तरह ही हम हॉस्पिटल को ले लें या किसी बार्बर शॉप को दे दें, तो वो भी एक सर्विस इंडस्ट्री कहलाएगी, लेकिन कहलाएगी इंडस्ट्री। तो वहां पर वो टर्म उन्होंने यूज किया, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स इंस्टेड ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ओके। इक्विपमेंट और टूल्स में जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको कैलकुलेट किया, और टर्नओवर तो दोनों का कॉमन है। तो मुझे लगता है आपको ये कुछ क्लियर हुआ तो होगा। मतलब ये एक तरह से गवर्नमेंट ने एक टर्म दे दी एमएसएमई, बट उसके अंदर इंडस्ट्री सारी आ गई। हाँ, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो, बिल्कुल। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, चाहे वो लार्ज बिजनेस हो या मिड साइज बिजनेस जी हो। जी, बट एक गवर्नमेंट ने कहा कि भाई एक पॉलिसी, बेसिक पॉलिसी बना देते हैं जिसमें सब अपने उसके एक्सपर्ट एरिया के हिसाब से गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं जिस पे आप अभी रोशनी डालेंगे, वो अपने गवर्नमेंट से क्या उनको हेल्प मिल सकती है, या गवर्नमेंट उनसे कैसे रोजगार या बाकी चीजें प्रोजेक्ट कर सकती है। क्योंकि मेन एट द एंड गवर्नमेंट का मोटिव यही होता है कि वो जनता तक कैसे लाभ पहुंचा सके जी। हमारे और आपके थ्रू। तो मेरे हिसाब से शायद, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं सर? हाँ, देखिए आपने जो पूछा कि एमएसएमई जो उद्योग हैं वो किस तरह से लोगों को लाभ दे सकते हैं और राज्य सरकार और भारत सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, उस पर हम फोकस करेंगे, है ना। अब मोटा मोटा तो हमने समझ लिया कि भारत सरकार ने पहले इंडस्ट्री लेके चलते थे, लेकिन चूंकि उसमें ट्रेडिंग आ गया और सर्विस भी आ गया, तो अब उसको ब्रॉड टर्म में कन्वर्ट कर दिया एंटरप्राइज। तो एंटरप्राइज वो सर्विस इंडस्ट्री भी हो सकती है, एंटरप्राइज वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी हो सकती है। तो हमने उसको क्लासिफिकेशन में डाल दिया एंटरप्राइज। लार्ज इंडस्ट्रीज हो गई तो लार्ज एंटरप्राइज कहलाएगा, मीडियम इंडस्ट्री है तो मीडियम एंटरप्राइज हो गया। ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया, है ना। और अब हम चलेंगे आगे कि हमारी जो भारत सरकार की योजनाएं हैं और आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना की गई थी, है ना, उसमें जुलाई 2020 में भारत सरकार ने एमएसएमई को रिवाइज करके डेफिनेशन में टर्नओवर जोड़ दिया, जैसे हम लोगों ने पहले चर्चा की थी जी। अब इसके बाद सर्विस इंडस्ट्री के अलावा अब तो यहाँ तक आ गया है कि ट्रेडिंग अगर आप भी कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के भी कुछ लाभ हमको एमएसएमई योजनाओं के शेयर मार्केट वाला जो होता है, ट्रेडिंग, जैसे आपने माल कुछ खरीदा और आपने दुकान लगा के बेच दिया, अच्छा, तो इट इज ऑल्सो नॉट नॉट दैट शेयर वाला नहीं, वो नहीं। ओके, वो बिकॉज मैं उस टर्म से हाँ, शेयर मार्केट समझ रहा था जो ठीक ट्रेडिंग कहलाता जी है। जी जी। ओके जी, प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ, अब हम लोग आगे चर्चा करें कि जैसे अभी आपने एक टेक्सटाइल टर्म को बात करी थी जी। तो टेक्सटाइल तो बहुत बड़ा टर्म होता है। टेक्सटाइल में क्या होता है कि फाइबर टू फैब्रिक इज कॉल्ड टेक्सटाइल, यानी कि
जैसे फाइबर मतलब जैसे सूत हो गया, ऊन हो गया, फाइबर है ना, और इसके बाद उसका प्रोडक्ट होता है फाइबर से अगर धागा बनता है, धागे के बाद कपड़ा बनता है, तो ये टेक्सटाइल बन गया। तो ये सब हम राजस्थान के लिए अगर परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं तो राजस्थान एक गौरव का विषय हमारे लिए होता है कि राजस्थान में देश की लगभग 34% जो टेक्सटाइल मिल्स हैं, स्पिनिंग मिल्स, सिंथेटिक मिल्स, वो राजस्थान में ही है। और हमारा जो राजस्थान का टेक्सटाइल है बहुत फेमस रहता है, और जयपुर को हम रेडीमेड गारमेंट का हब भी कह सकते हैं। और आज जोधपुर और जयपुर इतने विश्व स्तर पर अपना मानचित्र पर अपना स्थान बना रहे हैं। और यहाँ की सांगनेर की प्रिंट है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, बगरू का प्रिंट है, इसी प्रकार कोटा डोरिया है, ये सब राजस्थान के फेमस आइटम्स हैं। और जहाँ तक राजस्थान के कुछ आइटम्स के बारे में बताऊँ कि भारत सरकार ने राजस्थान के 21 आइटम्स को जीआई का टैग भी मिला है। जीआई क्या होता है सर? जीआई का मतलब ये होता है कि किसी उत्पाद को आप किसी एक ही स्थान पर बना सकते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ओके। और अगर कोई दूसरे स्थान पर बनाता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस हो जाता है। तो राजस्थान ने ऐसे बहुत सारे उत्पाद जिसमें बगरू प्रिंट है, सांगनेरी प्रिंट है, कोटा डोरिया है, इन सबको जीआई हमने दिलवा दिया है। तो ये बहुत अच्छा गर्व का विषय भी है। तो सर इसमें आजकल जैसे अपन चलिए अब टेक्सटाइल की ही बात कर लेते हैं क्योंकि आपका एक्सपर्ट एरिया भी है। तो जो एमएसएमई सेक्टर है और उसमें आज क्योंकि अब जैसे हम राजस्थान में बैठे हैं तो आज हो सकता है कि हमारा ये देख करके कई उद्यमी आगे आए या कई अभी नए एंटरप्रेन्योर्स बनने की कोशिश करें, तो उन बच्चों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे और इससे किस तरह के रोजगार भी उत्पन्न वो खुद कर सकते हैं या वो खुद पा सकते हैं, और क्या इनको स्टडी की जरूरत है? क्योंकि डेफिनेटली चाहे आप कॉलेज करें नहीं करें, या तो प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है, थ्योरेटिकल भी, एटलीस्ट एनवायरमेंटल थ्योरेटिकल नॉलेज अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो अगर स्कूल कॉलेज कोई सक्षम है करने के लिए तो वो किन किन पैरामीटर्स का ध्यान रखे, और अगर एटलीस्ट उसको प्रैक्टिकल नॉलेज करके अपना काम शुरू करना है क्योंकि एट द एंड मार्केट में आना पड़ेगा, तो वो किन किन पैरामीटर्स का ध्यान रखे सर, और आपके एक्सपीरियंस से आप क्या क्या चीजें शेयर करना चाहेंगे सर? देखिए, चाहे टेक्सटाइल हो चाहे किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, उसको लगाने के लिए आपको उसका आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है ना। तो भारत सरकार ने पोर्टल स्टार्ट किया हुआ है उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से। उद्यम रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी तरह की इंडस्ट्री अगर लगाते हैं तो भारत सरकार की एमएसएमई का जो वेबसाइट्स है, एमएसएमई का एक वेबसाइट है www.udyamregistration.gov.in पे जाएं, और उनका एक चेकलिस्ट होती है। बेसिक चीज़ आपको क्या चाहिए कि सिर्फ आपका आधार कार्ड चाहिए, आधार नंबर उसमें टैग करेंगे, बाकी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो सिंपल जो प्रोप्राइटर है उसका आधार का अपलोड होगा। पार्टनरशिप फर्म है तो जो मेन पार्टनर है उनका होगा। अगर एलएलपी है तो जो मेन उसका आदमी है उनका है। और इसी प्रकार अगर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है तो उनके जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन के लिए आधार की जरूरत पड़ती है। और इसके बाद उसमें एक चेकलिस्ट होती है कि आप इंडस्ट्री में क्या लगाएंगे, किस तरह की इंडस्ट्री होगी। इनके क्या है, भारत सरकार ने एनआईसी कोड दिए हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए कपड़ा उत्पादन कर रहा है कोई, पावर लूम पे कपड़ा उत्पादन, तो उसका एक एनआईसी कोड होता है, वो कोड उसमें से आप वेबसाइट पे जाएंगे तो मिल जाते हैं, है ना। फिर सब कोड होते हैं, वो आप फीड करते जाएं, वो पूरा चेकलिस्ट होके फिर आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, ओटीपी को वेरीफाई कर दीजिए और आपका एंटरप्रेन्योरशिप मेमोरेंडम जारी हो जाता है, जिसको आधार उद्यम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो ये तो इसकी प्रक्रिया होती है, और इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है और किसी प्रकार का कोई समय नहीं लगता है, ऑनलाइन आप आराम से कर सकते हैं। ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया। और किसी भी उद्योग को लगाने के लिए जैसा सुलभ आपको पता है कि 5 M's की जरूरत होती है, मशीन, मटेरियल, मैन पावर, मार्केट, ये सब चीज़ों की जरूरत होती है। तो हम इनको कहाँ से उपलब्ध कराएंगे, कैसे उपलब्ध कराएंगे, इसके लिए राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों तत्पर है। और मैं आगे आपकी चर्चा में बताऊंगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं। तो इस बीच में आपका कोई और प्रश्न हो तो बताएं। एजुकेशन का थोड़ा सा था सर, हाँ। कि क्या अपन को क्वालिफिकेशन रखनी चाहिए? हमारा ये मानना है कि राजस्थान चूंकि बनियों का प्रदेश रहा है, और मारवाड़ी जो है, एक कहावत कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे गाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। तो मारवाड़ियों ने बाहर जाके विदेशों में, देश के अलग अलग कोनों में जाके अपना उद्यम स्टार्ट किया, और वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन वो आज बड़े बड़े एंटरप्राइज उन्होंने खड़े कर दिए, एम्पायर खड़े किए। तो कुल मिला के ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल होना चाहिए, है ना। मेरा एक मानना है कि एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। एक कोटेशन इसमें मैं यूज़ करता हूँ हमेशा जब ये प्रोग्राम करते हैं, कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो पैदाइशी नहीं होते हैं, वो उनको बनाया जाता है। तो बनाए जाने के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से सेवाएं करती है।
और कुछ जो टेक्निकल चीज़ें हैं जैसे आईटी का क्षेत्र है, आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, तो उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और टेक्सटाइल से रिलेटेड है तो उसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बाकी आजकल हायर एंड फायर का ज़माना है, आप पढ़े लिखे युवाओं को अपने कंपनियों में ले लीजिए और आप एज ए सुपरवाइजर या हेड के ऊपर काम कर सकते हैं। और राजस्थान का तो एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पर एजुकेशन भी काफ़ी विकसित हुई है, कई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स भी आ गए हैं, आईआईएम्स भी आए हैं यहाँ पर, और इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं, टेक्निकल कॉलेजेस भी हैं। तो ये सब हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर। और दूसरी बात ये है कि राज्य सरकार और भारत सरकार की योजनाओं का आप ज़रूर लाभ उठाएं, और हम युवाओं को प्रेरणा यही देते हैं कि आप जॉब सीकर ना बने, जॉब क्रिएटर बनिए। तो उससे क्या होगा कि भारत सरकार और जो हमारी राज्य सरकार है, हम उस पर बोझ नहीं बनेंगे, है ना। तो ये मेरा मानना है। तो सर जैसे आपने कहा ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हर चीज़ को पहले थोड़ा सा अपने को सीखना चाहिए, तो क्या कुछ समय एटलीस्ट इसमें अपने को कहीं ना कहीं काम करके फिर खुद का शुरू करना चाहिए, या डे वन से भी अपना शुरू कर लें? देखिए, इसमें दोनों चीज़ें आती हैं कि भारत सरकार ने ये माना था कि हमारा जो देश है, आपको आंकड़ों के बारे में तो पता ही होगा कि हमारा देश आज की तारीख में यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है भारत की, उसका लगभग 65% हमारे 35 साल से कम उम्र के युवा हैं, है ना। हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर यंग है, और उस 65% में से भी मोर देन 50% जो हैं 25 साल से कम के युवा हैं, तो हम हर आदमी को तो रोजगार दे नहीं सकते जो 65% लोग हैं। जी। तो भारत सरकार ने कहा कि हम ऐसी योजनाएं लाएं कि युवाओं को अपना उद्योग भी स्टार्ट कर सकें और लोगों को रोजगार भी दे सकें, है ना। कल मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, आपने शायद एक आईएएस की वो बनाते हैं, कोचिंग करते हैं, दिव्य कीर्ति जी नाम को सुना है? जी जी जी। उन्होंने कहा था मैंने आईएएस की नौकरी छोड़ दी और उद्योग शुरू किया। एक तरह से का उनका उद्योग ही है। और आज मैं इस बात से बड़ा सुकून मुझे मिलता है कि मेरे इस आईएएस कोचिंग में, दृष्टि शायद नाम है उनका, जी जी। उसमें मुझे लगभग 1800 लोगों को मैं रोजगार दे रहा हूँ। तो मैं यही कहता हूँ युवाओं से कि अपने रोजगार प्रारंभ कीजिए, और भारत सरकार और राज्य सरकार आपको सपोर्ट करती है, क्योंकि जिस योजना का आप लाभ उठाते हैं उससे पहले हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया जाता है, उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है, कभी महीने भर की ट्रेनिंग होती है, किसी में 15 दिन की है, तो उनको अब ईडीपी प्रोग्राम्स भी करते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बेसिक क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, कि जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, उसमें 8वीं पास होना चाहिए, तो 8वीं हो और लिखने पढ़ने का जानकारी हो, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आई थिंक सर अभी आपने जो रोजगार की योजनाओं की बात शुरू करी दी है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए और समय को भी अपन ध्यान रखते हुए अपन शुरुआत इसी से करते हैं सर कि जो जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, जिसमें कि एमएसएमई सेक्टर, आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सब कुछ कवर हो जाए, कि कौन कौन सी योजनाओं का कैसे जो लोग लाभ उठा सकते हैं, कहाँ से पता लगा सकते हैं, कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि आप रिटायर्ड भी हैं और करेंटली आप कर भी रहे हैं, आफ्टर रिटायरमेंट भी आप गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। जी जी जी। तो कौन कौन से वो प्लेसेस हैं सर जहाँ से लोग, राजस्थान हो या ऑल ओवर इंडिया? जी, जैसे इसमें दो डिपार्टमेंट होंगे, एक तो स्टेट लेवल का होगा, एक सेंट्रल लेवल का होगा, तो दोनों डिपार्टमेंट्स के बारे में अगर आप थोड़ा सा रोशनी डालें सर। हाँ, सुलभ जी, देखिए क्या है कि हम अभी जैसे चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमारा फोकस ये है कि एमएसएमई पे होगा। तो एमएसएमई के बारे में थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड और बता देता हूँ कि आज जो एमएसएमई है, उससे पहले उसको एसएमईज के नाम से जाना जाता था, है ना। तो यूएस का जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है, उसने एक सर्वे किया था। उसने ये बताया कि विश्व में जितने भी चेंजेस हुए इनोवेशन, उसमें से 50% इनोवेशन एमएसएमई सेक्टर से आए थे, और उसमें से भी 95% जो इनोवेशन थे, रेडिकल इनोवेशन, एमएसएमई सेक्टर ने किया। तो ये गर्व का विषय है एमएसएमई के लिए। और आज जो भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसमें 90% इंडस्ट्री जो है एमएसएमई सेक्टर की है ना। और आज हमारे जो एमएसएमई का जो डाटा है, उसमें लगभग 6 करोड़ 20 लाख एमएसएमईज हैं आज की तारीख में, जो कि 26 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है ना। और जीडीपी में इसका लगभग कंट्रीब्यूशन आता है, 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आता है, और एक्सपोर्ट में ये करीबन 45% एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन दे रहा है एमएसएमई। तो ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है। तो भारत सरकार की बहुत सारे डिपार्टमेंट भी होंगे जो इसके लिए काम कर रहे हैं। तो एक एक करके हम उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। कि सबसे पहले तो एमएसएमई डिपार्टमेंट ही एक डिपार्टमेंट है, उसके डेवलपमेंट कमिश्नर दिल्ली में बैठते हैं और उनकी विभिन्न योजनाएं हैं। सिमिलरली एक डिपार्टमेंट है एनएसआईसी, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, जिसको नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन कहा गया।
फिर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन कमीशन KVIC है ना, और इसी प्रकार फिर DMIC वगैरह है, ये सब डिपार्टमेंट हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है, चैंपियन स्कीम है एक तो, और इससे पहले मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया रही है, वो हो गया। उसके बाद अब क्या होता है कि कुछ MSMEs होती हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके रिड्रेसल्स होते हैं, तो गवर्नमेंट ने MSME वालों ने डिपार्टमेंट ने MSME चैंपियंस के नाम से एक स्कीम शुरू की। उसका अर्थ ये है कि अगर कोई रिड्रेसल आ रहा है तो क्विक रिड्रेस हो जाए और उनको कनेक्शन मिल जाए, उनके फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए वो चैंपियन स्कीम आ गई। तो एक तो ये स्कीम आ गई। दूसरी एक होती है CGTMSE। CGTMSE का मतलब होता है कोलेटरल फ्री लोन आपको मिलता है, वरना क्या होता है कि प्राइमरी सिक्योरिटी आपको देनी पड़ती है। तो 5 करोड़ तक का अगर किसी को आप लोन लेना है तो CGTMSE स्कीम में चली जाइए और उसमें आपको मिल जाता है। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ते हैं कि PMEGP, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, जो भारत सरकार ने प्रारंभ किया है, इसमें क्या है कि किसी भी 18 साल तक से ऊपर का जो युवा है अपना उद्योग प्रारंभ करना चाहता है तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। उसको मात्र अपना 5% और 10% खुद का कंट्रीब्यूशन लगाना पड़ेगा। अगर रिजर्व कैटेगरी या स्पेशल कैटेगरी है तो उसको 5% अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, और जनरल कैटेगरी के लिए 10% अपना कंट्रीब्यूशन। भारत सरकार इसमें लगभग 35% तक का मार्जिन भी देती है, मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में। अगर रूरल एरिया में है तो 35% तक आ जाएगा, और ग्रामीण शहरी क्षेत्र में है तो 20-25% आ जाएगा। ये PMEGP हो गया, और इसमें अलग अलग तरह के उद्योगों को आप लगाने के लिए योजना का लाभ ले सकते हैं। सिमिलरली एक बहुत समस्या आती है कि उद्योगों का जो वर्किंग कैपिटल फंस जाती है, तो क्योंकि कई बार MSME किसी को सप्लाई करता है तो उसको पेमेंट नहीं देते हैं लोग जनरली। तो भारत सरकार ने एक योजना शुरू की, इसका नाम मैं आपको बताता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और CFC के लिए, कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए भारत सरकार इस योजना में लाभ देती है ना। तो ये सब कवर करते हैं हम लोग। और इसी प्रकार जैसे प्रोडक्शन के लिए हमने बता दिया, अब आप बताएंगे कि मार्केटिंग सपोर्ट में भी भारत सरकार की क्या क्या योजना है। तो भारत सरकार ने अपने बहुत सारे स्कीमों में ये कहा कि एक तो ग्लोबल टेंडर्स जो होते हैं, 200 करोड़ रुपए तक के जो ग्लोबल टेंडर्स होंगे तो वो ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे। तो इससे सपोर्ट क्या होगा, इंडियन जो इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट मिलता है। अगर किसी को भारत सरकार के माध्यम से बाहर जाना है तो उसको रेलवे फेयर वगैरह का लाभ भी मिलता है। ये सब उसको मार्केटिंग सपोर्ट मिलता है, बाहर कहीं एग्जीबिशंस में भाग ले रहे हैं तो उनका लाभ मिलता है। ये तो हो गई भारत सरकार की स्कीमें। और इसके अलावा अभी आपने इन्हीं दिनों, काफ़ी दिनों से सुना होगा, प्रधानमंत्री PM विश्वकर्मा योजना। तो मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा चर्चा करना बिल्कुल। चाहता हूँ, तो आप तो ये क्या चीज़ है सर, इसमें मतलब क्या? वैसे तो जैसे समझ में आ रहा है कि बेसिकली तो ये विलेजर्स या उससे रिलेटेड होगा जो कि अपने जो डेली वेजेस के जो वर्कर्स हैं, या इसमें और भी लोग कनेक्टेड? नहीं, इसमें क्या है कि भारत सरकार ने ये योजना अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले ही प्रारंभ की है, PM विश्वकर्मा के नाम से। विश्वकर्मा हमारे वो लोग हैं जो कि आर्टिजन्स तो नहीं है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, जैसे बढ़ई है, सुनार है, लोहार है, जाली बना, ऐसे 18 ट्रेड्स को विश्वकर्मा ट्रेड्स में कवर किया गया है ना। तो इस योजना के अंतर्गत एक तो उनको ID कार्ड इशू किए जाते हैं और 15,000 रुपये तक का टूल किट दिया जाता है, प्लस उनको 1 लाख रुपए तक का लोन अगर वो सुरक्षित चुका देते हैं बराबर तो 3 लाख तक की योजना का लाभ दिया जाता है। ये PM विश्वकर्मा का लाभ है। और इसमें वो आर्टिजन्स के अलावा, क्योंकि क्या है कि MSME सेक्टर को आपने ले लिया है, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को ले लिया, लेकिन जो विश्वकर्मा रह गए थे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको एक स्कीम प्रारंभ की, प्राइम मिनिस्टर्स विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री। ये एक योजना भी है जो हाल में काफ़ी चल रही है। तो उससे हमारे जो कारपेंटर्स हैं, ब्लैक स्मिथ्स हैं, गोल्ड स्मिथ्स हैं, मछली जाल बनाने वाले हैं, इनको काफ़ी लाभ हुआ है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसेस है? इसमें इसकी प्रक्रिया है सिंपल सा, एक रजिस्ट्रेशन का इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। इनका पोर्टल बना हुआ है PM विश्वकर्मा का, और उसमें आप जाइए और pmvishwakarma.gov.in पर इसमें आपको लाभ मिल सकता है। उसमें संबंधित जो MSME डिपार्टमेंट है अप्लाई कर दीजिए। ओके। तो सर इन सब उद्योगों में तो ये क्या, इसमें जैसे हम एक गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है स्किल डेवलपमेंट, तो इनसे भी कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट से भी रिलेटेड है, ताकि वो उसमें रोजगार और उस तरह से भी वो क्या गवर्नमेंट और इसमें सर
जैसे आपने कह दिया कि तो डिपार्टमेंट्स हो गए, तो क्या इसमें गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी आपके साथ इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे आईएएस लेवल के या एटलीस्ट जो रजिस्टर्ड ऑफिसर्स हैं जो कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, टू गाइड यू, मेंटर यू टू रीच टू द लेवल, बिकॉज एट द एंड पैसा तो गवर्नमेंट का लगा हुआ है उसमें, तो सरकार चाहेगी कि मेरे रेवेन्यू भी जनरेट हो, ठीक है। नुकसान, नफा नुकसान तो अपने हाथ में नहीं होता, बट लेकिन पहली पॉजिटिविटी से ही तो सोच से चलेगा ना आदमी कि भाई हाँ नुकसान ना हो, उसको फायदा ही हो, और हमने एक प्लेटफॉर्म दिया। तो क्या उसमें ऑफिसर्स को भी इन्होंने एनरोल किया हुआ है या ये फिर आपका इंडिविजुअली रहता है? देखिए, इसमें ऐसा होता है कि जो डिपार्टमेंट है, मान लीजिए एमएसएमई डिपार्टमेंट है और उसका डेवलपमेंट कमिश्नर है, तो वो एक आईएएस होते हैं, उनके नीचे डिफरेंट आईएएस होते हैं, फिर डिफरेंट डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स होते हैं, तो दे आर इम्प्लीमेंटिंग द योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उनकी मॉनिटरिंग कंट्रोल वो लोग कर रहे हैं। और सिमिलरली अगर स्टेट में यहाँ पर जाते हैं तो कमिश्नर जो है, इंडस्ट्रीज कमिश्नर हैं, वो आईएएस होते हैं, नीचे डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स होते हैं, और हर जिलों में जिला उद्योग केंद्र होते हैं, उनमें जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस ऑफिसर्स होते हैं। रहा अब स्किल डेवलपमेंट वाली बात, कि स्किल डेवलपमेंट की जो एजेंसीज हैं, है ना, उनकी हम लोग लाभ तो लेते ही हैं, लेकिन इन योजनाओं के अंतर्गत भी ईडीपी का प्रोविजन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, प्लस इसमें जो ऑफिसर्स को बुलाया जाता है, जैसे ईडीपी के जो सेशंस होते हैं, है ना, कि मान लीजिए मार्केटिंग में किसी को बुलाना है तो मार्केटिंग का कोई एक्सपर्ट है, या किसी डिपार्टमेंट की स्कीम को बैंकर्स को बुलाना है तो बैंक के ऑफिसर्स को बुलाया जाता है। सिमिलरली अगर विभाग की योजनाएं हैं तो विभाग के किसी बड़े अधिकारी को बुला लिया जाता है, तो दे आर इन्वॉल्व और उनको शामिल भी किया जाता है। और सर इन डिपार्टमेंट में, जैसे क्योंकि मैं इसमें जॉब रिलेटेड भी बात करता हूँ मेरे कैरियर रेल्स में, तो इन डिपार्टमेंट में अगर किसी को नौकरी लेनी है, जैसे गवर्नमेंट से जुड़ने के लिए, ये तो हो गया कि आप गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ ले रहे हो, लेकिन जो ऑफिसर्स आपने कहा, ठीक है आईएएस का तो सबको पता है कि वो तो प्रोसेस ही अलग है, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स में भी क्या वो एग्जाम का कोई अलग पैटर्न है या कोई डिपार्टमेंट बना दिया गया है? जैसे क्योंकि आजकल सरकार का ये भी हम देख रहे हैं ट्रेंड कि जैसे जो जो नए डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं उनके लिए एक अलग से रिक्रूटमेंट बोर्ड भी बना देती है वो, ताकि क्या है कि वो एक सेपरेट चलता रहे, जो पुराने तरीके से चल रहे थे उनको ना करते हुए नए तरीके से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो उसमें चाहे वो सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना दे या प्योर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो इस तरह से अगर कोई एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट के थ्रू जुड़ के जनता की सेवा करना चाहे तो उसके लिए कोई आप इनपुट देना चाहेंगे सर? नहीं, ये थोड़ा सा विषय अलग हो गया, क्योंकि ये रोजगार का विषय हो गया। हालांकि आपने जो बताया कि अगर आईएएस को अगर बनना है तो यूपीएससी का एग्जाम देगा, सिमिलरली अगर आरएएस बनना है तो आरपीएससी का एग्जाम देगा, स्टेट सर्विसेज में जाना है तो इन डिपार्टमेंट्स में अगर आपको सर्विस लेनी है तो जो भी सर्विस कमीशन हैं उनके थ्रू ही होता है। हाँ, जहाँ तक किसी प्रोजेक्ट की बात है, उस प्रोजेक्ट से आपको जुड़ना है तो उसमें वो लोग एक्सपर्ट को लेते हैं, और एक्सपर्ट के रूप में जिसको एसएमएस बोलते हैं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट को ही बुलाते हैं, तो वो अपने फॉर द टाइम बिंग अपनी सेवाएं देके चले जाते हैं। तो अच्छा, वो एज अ कॉन्ट्रैक्टर एड वगैरह निकालते होंगे कि भाई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए रिक्वायरमेंट है, तो अगर कोई उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या उस सेक्टर से है तो वो अपना आवेदन कर सकता है। तो सर जैसे फॉर एग्जांपल आपने जब डिपार्टमेंट का बात किया और आप इस डिपार्टमेंट से 38 साल से जुड़े हैं, तो थोड़ा अगर आप अपने रिक्रूटमेंट के बारे में बताना चाहें ताकि उससे भी लोगों को प्रेरणा मिले कि हाँ ये सेक्टर के लिए, क्योंकि आई थिंक शायद एग्जाम पैटर्न तो अभी भी सेम होगा। सेम है। तो सर थोड़ा देखिए, मैंने अपना जैसा बैकग्राउंड बताया कि मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग किया था, तो 1987 में जब हमने इंजीनियरिंग कर रहा था तो उस समय मैन पावर रजिस्ट्रेशन होता था। मैन पावर रजिस्ट्रेशन के आधार पे हमें कॉल किया गया, है ना, क्योंकि रिक्रूटमेंट के दो तरीके होते हैं, या तो आरपीएससी के थ्रू जाएं या मैन पावर के थ्रू जाते हैं। अच्छा। तो हमारा सिलेक्शन मैन पावर में डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का सिलेक्शन होता है। ओके। उसमें से हमारा इंटरव्यू होता है, फिर इंटरव्यू के बाद डिपार्टमेंटल प्रमोशन होते चले गए। सिमिलरली फिर जब मैं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में मैं चला गया तो वहाँ पर उन्होंने कुछ पोस्टें निकाली थी और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया था। तो 3 साल का मेरा सिलेक्शन था और उसके बाद मैं अपने डिपार्टमेंट में वापस आ गया। सिमिलरली मुझे डेपुटेशन पे भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के अंदर केवीआईसी में बुलाया गया डायरेक्टर के पद पे, तो वो मेरी क्वालिफिकेशन और उसके आधार पे मुझे कॉल किया गया। तो ये तो मेरा एक जर्नी रही, और बीच बीच में डिपार्टमेंट में तो रहा ही, और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में जब मैं रिटायर हुआ तो मेरा पद रहा डिप्टी कमिश्नर उद्योग। ओके, और वो आप जयपुर से ही? मैं जयपुर में ही रिटायर हुआ। उससे पहले मैंने सीकर, बीकानेर, इन जगहों पे भी सेवाएं दी, लेकिन बहुत थोड़े से। तो ये जो आपका जो डेजिग्नेशन था और जो डिपार्टमेंट था सर, वो स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता था या सेंट्रल? नहीं, हमारा डिपार्टमेंट तो इंडस्ट्री का था, पेरेंट डिपार्टमेंट उद्योग विभाग राजस्थान गवर्नमेंट का था। ओके। तो और मैं डेपुटेशन पे भारत सरकार में चला गया था। अच्छा। और उससे पहले एनएसआईसी में भी एज ए कॉन्ट्रैक्ट, जिसको डेपुटेशन ही मान सकते हैं, वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था।
तो वो बेसिकली मतलब चूंकि सेंट्रल और स्टेट मिलके करते हैं काम हर चीजों में और सारी सरकारी योजनाओं में, तो वो उस हिसाब से ऑफिसर्स की नीड के हिसाब से वो मांगते रहते हैं, आगे पीछे भेजते रहते हैं। और कुछ एक डिपार्टमेंट्स हैं जो स्पेसिफिक सेंट्रलाइज्ड होते हैं और स्पेसिफिक स्टेट के होते हैं, वो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय माने जाते हैं और वो स्टेट के माने जाते हैं। अदरवाइज जेनरिक वे में जहां जैसी नीड होती है उस हिसाब से स्टेट वाला सेंट्रल में चला जाता है और सेंट्रल वाला स्टेट में चला जाता है, बट उसका एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट नहीं होता उससे। हाँ, एम्प्लॉयमेंट वो माना लियन इसको बोलते हैं, लियन बना रहता है डिपार्टमेंट में, लियन बना रहता है, तो आप यू कैन कम बैक। ओके, तो आई थिंक सर मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो आपने कवर कर ही ली। फिर भी अगर कोई एंड नोट में कुछ चीज ऐसी रह गई हो जो कि हमारे दर्शकों के जानने की हो, स्टूडेंट्स के जानने की हो या एंटरप्रेन्योर्स के जानने की हो, जो हमारा मोटिव था, तो प्लीज सर एंड नोट पे आप अगर बताना चाहें। अभी हमने सिर्फ स्टेट का कवर नहीं किया था, तो इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि राज्य सरकार में जो राजस्थान सरकार है, वो चूंकि हमारा एक बहुत अच्छा स्टेट है और सेल्फ रिलायंट स्टेट मान सकते हैं और आज एमर्जिंग स्टेट है। राजस्थान गवर्नमेंट में उद्योगों के लिए सेवा देने के लिए कमिश्नर इंडस्ट्रीज बैठते हैं जो कि उद्योग भवन में है, और हर जिले में हमारा जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र बना हुआ है, तो वो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ देते हैं। और हम ये सभी आज जो युवा हैं उनसे मेरा ये कहना है कि आप जॉब क्रिएटर बनिए, जॉब सीकर न बनिए, बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, और हम चाहेंगे कि हमारा उद्योग बढ़े, हमारा राज्य उत्तरोत्तर प्रगति करे। धन्यवाद। तो आई थिंक राज्य सरकार की आपने बात छेड़ी थी, मैं भी जस्ट एंड नोट पे ही आपसे पूछ रहा हूँ, तो डिपार्टमेंट्स तो सेम ही रहे जो उसमें थे, राइट? हाँ, डिपार्टमेंट वाइज चेंज नहीं हो, आपने एक डिपार्टमेंट का नाम ले लिया, वो डिपार्टमेंट में जाकर के सारी जानकारी मिल सकती है कि कौन से डिपार्टमेंट का है, क्या पैरामीटर्स हैं, और इसका भी वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की वेबसाइट पे सारी डिटेल मिल सकती है। बिल्कुल, हाँ। ग्रेट। तो आई थिंक गीत सर के जो एक्सपीरियंस थे 30+ ईयर्स का, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स सर ने अभी भी कंटिन्यू चल ही रहा है सर का गवर्नमेंट के साथ टाई अप, क्योंकि ऐसे ऑफिसर्स गवर्नमेंट भी खोना नहीं चाहती, तो रिटायरमेंट के बाद में भी सर को उन्होंने बना रखा है अपने साथ। तो सर के अनुभव से हमको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और आपने बहुत कुछ पता लगा होगा। उसके बाद में भी अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा सर से जानने के लिए, और अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक बेस होगा वो और उसमें ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन देना होगा तो हम कोशिश करेंगे सर से दोबारा जुड़ करके उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने के लिए। इसी के साथ मैं भी आपसे यही कहूँगा कि खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, और आप जैसे सर कह रहे हैं कि इस टॉपिक को एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ देखिए, और आप खुद भी रोजगार लीजिए और लोगों को भी रोजगार दीजिए, और भारत को उन्नति में आप अपना योगदान दें, क्योंकि अगर आप उन्नति करेंगे तो अपना देश भी उन्नति करेगा। और स्टे पॉजिटिव और हमारे को सपोर्ट करते रहें। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर टाइम।